बच्चों, आज हम कक्षा 8 के भूगोल के प्रथम चैप्टर संसाधन से ये दूसरा वीडियो जारी करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग संसाधनों के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों, संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और उसका संशोधन करने के लिए हम विभिन्न प्रकार की तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं और संसाधनों को हम विभिन्न वर्गों में बांटते हैं। विभिन्न समूहों में बांटने का जो आधार है वह कई हो सकता है। जैसे पहला आधार विकास के आधार पर हम संसाधनों का वर्गीकरण करते हैं। संसाधनों को हम उनके प्रयोग के अनुसार भी वर्गीकरण करते हैं। उद्गम भी संसाधनों के वर्गीकरण का एक आधार हो सकता है। भंडारण एवं वितरण के अनुसार भी हम संसाधनों का वर्गीकरण करते हैं। तो सर्वप्रथम हम संसाधनों के विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को हम वर्गीकृत करते हैं और इसका हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। तो इसे हम दो वर्गों में बांटते हैं। पहला है वास्तविक संसाधन, जिसे हम एक्चुअल रिसोर्स कहते हैं, और दूसरा है संभाव्य संसाधन, जिसे हम पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। वास्तविक संसाधन क्या है? वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा हमें ज्ञात होती है। केवल मात्रा ही नहीं ज्ञात होती है, इस संसाधनों का उपयोग करने के लिए प्रौद्योगिकी भी उपलब्ध होती है। जैसे उदाहरण के स्वरूप जर्मनी का रूर प्रदेश में कोयला, पश्चिम एशिया में खनिज तेल का उत्पादन, जिसे हम गल्फ़ कंट्रीज़ के नाम से जानते हैं। इसमें सऊदी अरबिया है, ईरान है, इराक है, कुवैत है, यूएई है आदि गल्फ़ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर कि खनिज तेल का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। महाराष्ट्र में दक्कन के पठार की काली मिट्टी के निक्षेप सभी वास्तविक संसाधन हैं, क्योंकि मनुष्य को इन संसाधनों का प्रयोग करने के लिए उनके पास तकनीकी ज्ञान उपलब्ध है और इनका वर्तमान समय में दोहन हो रहा है। संभाव्य संसाधन, जैसा कि इसके मूल शब्द से ही स्पष्ट है कि जिसकी संभावना हो, अर्थात वर्तमान समय में इसका उपयोग करने के लिए तकनीकी ज्ञान नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जैसे जैसे विज्ञान हमारा प्रगति कर रहा है, आने वाले समय में हमारे पास बहुत से ऐसे संसाधन हैं जिनका हम भविष्य में उत्पादन करेंगे और यही संभाव्य संसाधन हमारे लिए वास्तविक संसाधन के रूप में परिणित हो जाएंगे। अब मैं बच्चों आप लोगों को थोड़ा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जैसे हमारे देश में जो लौह अयस्क के भंडार हैं, जिसमें आयरन कंटेंट की मात्रा 30% से कम है, वह हमारे देश के लिए संभाव्य संसाधन है। लेकिन यही 30% आयरन और कंटेंट की मात्रा जो रसिया में है, वहाँ पर इन संसाधनों को वास्तविक संसाधन के रूप में माना जाता है। ऐसा इसलिए है कि भारत की तुलना में वहाँ तकनीकी विकास बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर ऐसे निक्षेप हैं जहाँ पर कि आयरन ओर की मात्रा 25 से 30% भी है। वहाँ पर वो उनका उत्पादन बड़े आसानी के साथ कर रहे हैं। लेकिन संभाव्य संसाधन में
भविष्य में प्रौद्योगिकी का विकास होने के बाद इन्हें हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं और आसानी के साथ फिर हम इन संभाव्य संसाधनों का प्रयोग किया जा सकता है। लद्दाख में, जैसे हमारे देश में लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभाव्य संसाधन है जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। 200 वर्ष पूर्व तीव्र गति से चलने वाली पवनें जो थी वह मनुष्य के ज्ञान से परे थी। इनका स्पीड नापना भी बड़ा मुश्किल था। लोगों को बस अंदाज बस करते थे कि बड़ी तीव्र हवा चल रही है, लेकिन वर्तमान समय में इन तीव्र पवनों का इस्तेमाल हम संसाधन के रूप में करते हैं और इनसे पवन चक्कियों के द्वारा हम विद्युत का उत्पादन करते हैं। इस प्रकार पवन फार्म तमिलनाडु में भी नागरकोइल है, गुजरात के तट पर भी इस प्रकार के ये पवन चक्कियाँ देखी जा सकती हैं। अब हम उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के वितरण का ब्यौरा डिस्कस करेंगे, इस पर चर्चा होगी। उत्पत्ति के आधार पर हम संसाधनों को जैव और अजैव संसाधनों के रूप में ये बांटते हैं। जैसा कि नाम से ही बिल्कुल स्पष्ट है, जैव संसाधन जिसे कहते हैं बेस जिसमें जीव होते हैं। अजैव संसाधन किसे कहते हैं? जिसमें जीव नहीं होते हैं। लेकिन ये दोनों जैव और अजैव संसाधन आपस में क्रिया करते हैं। जैसे मृदा, चट्टान, खनिज, ये हमारे अजैव संसाधन हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये हमारे जैव संसाधन हैं। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के रूप में हम बांट सकते हैं। नवीकरणीय संसाधन क्या है? नवीकरणीय, जिसे हम इंग्लिश में रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स। अनवीकरणीय संसाधन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका प्रयोग करने के बाद मनुष्य उसे पुनः बड़े अल्प समय में ही प्राप्त कर सकता है। अर्थात हम ऐसे संसाधनों का प्रयोग भी करते जाते हैं और साथ साथ इन्हें हम प्राप्त भी करते जाते हैं। अर्थात ये जल्दी समाप्त होते नहीं हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर सौर और पवन ऊर्जा नवीकरणीय संसाधनों का बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब मनुष्य को नवीकरणीय संसाधनों का ज्ञान नहीं था तो उसकी पूरी दिनचर्या और सारी चीज़ें अनवीकरणीय संसाधनों पर निर्भर थी और ऐसा लग रहा था अनवीकरणीय संसाधन वे हैं जिसका हम एक बार इस्तेमाल करने के बाद इसे प्राप्त करने में बड़ा लंबा समय लग जाता है, हजारों साल लग सकते हैं और इनकी पूर्ति इतनी जल्दी संभव नहीं है। तो विकल्प के रूप में मनुष्य के पास जब ऐसा आया कि नवीकरणीय संसाधन अगर आ जाएंगे तो हम इन अनवीकरणीय संसाधनों पर जो निर्भरता है वह कम हो जाएगी और ये जो अनवीकरणीय संसाधन मनुष्य को उपलब्ध हैं इनका लंबे अंतराल तक इनका प्रयोग किया जा सकता है। असीमित नवीकरणीय संसाधन वे हैं जो जैसे कि सोलर एनर्जी। फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भाग में एक बड़ी समस्या है। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है और इन्हें पूरा करने के लिए बड़े लंबे अवधि की ज़रूरत होती है, हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि हमारी जैसे मानव की अवधि जो होती है वह 80 साल, 90 साल, 100 साल होती है और इस मानव जीवन की अवधि की तुलना में इन अनवीकरणीय संसाधनों को प्राप्त करने में बहुत लंबा समय लग जाता है। जैसा कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस, ये सब एग्जाम्पल हैं अनवीकरणीय संसाधनों के। अब
हम संसाधनों का जो वर्गीकरण वितरण के आधार पर करते हैं। वितरण के आधार पर हम संसाधनों को दो भागों में बांटते हैं, एक सर्वव्यापक और दूसरा है स्थानिक। सर्वव्यापक का अर्थ है कि ऐसे संसाधन जो सभी जगह सहजता से उपलब्ध हों, जैसे वायु। वायु जो है यह सर्वव्यापक संसाधन का बेहतरीन एग्जाम्पल है। लेकिन वे संसाधन जो कुछ एक पर्टिकुलर प्लेस, निश्चित स्थान पर ही पाए जाते हैं, उन्हें हम स्थानिक संसाधन कहते हैं। में से सब जगह उपलब्ध नहीं होते हैं। उदाहरण के तौर पर हम बहुत सी जितनी धातुएं अधिकतर पृथ्वी के अंदर पाई जाने वाली धातुएं, जैसे सोना है, चांदी है, तांबा है, लोहा है, अभ्रक है, ये सारी धातुएं जो है स्थानिक संसाधन के रूप में आती हैं। अब हम देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का वितरण पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें भूभाग का प्रभाव होता है, जलवायु का प्रभाव होता है, ऊंचाई, ये जो है प्राकृतिक संसाधनों के वितरण को प्रभावित करते हैं। और पृथ्वी पर इन कारकों की भिन्नता होने के कारण इन संसाधनों के वितरण भी समान नहीं है। अर्थात किसी स्थान पर संसाधन बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, कहीं पर बहुत कम मात्रा में होते हैं। अब हम संसाधनों के मानव निर्मित संसाधन के बारे में बात करेंगे। मानव निर्मित संसाधन वे संसाधन हैं जिसमें मनुष्य का योगदान सर्वाधिक होता है। मनुष्य द्वारा ही इस प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों में जब हम तकनीकी ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं, कौशल का इस्तेमाल करते हैं, ये मानव निर्मित संसाधन जो हैं यह मनुष्य के लिए काफ़ी उपयोगी बन जाते हैं। और वर्तमान समय में जैसे कि लौह अयस्क, जैसे हम आज अपने इस युग को ही लौह युग कहते हैं। लौह युग का मतलब या मशीनी युग कह सकते हैं कि मनुष्य अपने कौशल के द्वारा अनेक प्रकार की चीज़ों का निर्माण करता जा रहा है। वे सारी चीज़ें जो मनुष्य द्वारा निर्मित हैं, जैसे पुल हो गया, सड़क हो गया, मशीन हो गया, विभिन्न प्रकार के वाहन हो गए, कल कारखाने हो गए, कृषि यंत्र हो गए, खाने पीने की सामग्री हो गई, मकान हो गए, ये सारे अनगिनत ऐसे संसाधन हैं जो कि मानव द्वारा निर्मित हैं। इसलिए मानव निर्मित संसाधनों में सबसे ज़्यादा महत्व है प्रौद्योगिकी का, टेक्निक का। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव के निर्माण के लिए उपयोगी बनाते हैं, इसमें प्रौद्योगिकी की सबसे अहम भूमिका होती है। और वर्तमान समय में तो मानव ही एक संसाधन के रूप में माना जाता है। ह्यूमन इज़ द रिसोर्स इन इट सेल्फ। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ज्ञान हो, कौशल हो और प्रौद्योगिकी हो। और ये सारी चीज़ें यह मनुष्य के को एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन बनाते हैं। इसलिए मनुष्य को वर्तमान समय में एक संसाधन के रूप में जाना जाता है। अर्थात मनुष्य सारे संसाधनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में जाना जाता है। इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को मूल्यवान बनाने में काफ़ी मदद करती है। जिस देश की शिक्षा जितनी अच्छी होती है, जिस देश के लोगों का स्वास्थ्य सुविधाएं जितनी बेहतरीन होती हैं, हम उस मानव को उतने अच्छे ढंग से संसाधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। आजकल बहुत संख्या के हिसाब से मानव की गुणवत्ता नहीं मापी जाती है। आजकल गुणवत्ता की बात होती है, हर जगह जो है क्वालिटी की बात चलती है। उसके संख्या के आधार पर हम नहीं करते। क्वालिटी का मतलब ये है कि अगर घर में एक ही सदस्य है, अगर उसे हम बढ़िया से पढ़ा करके अच्छा ज्ञान, अच्छी शिक्षा दे करके हम अगर उसको सही स्थान पर रखते हैं, वो अपने सही मंजिल को पाता है, तो हम कहते हैं कि ये मानव जो है देश के विकास के लिए, गांव के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए बहुमूल्य है। बहुत से ऐसे लोग भी हैं
जहाँ पर मनुष्यों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो किसी न किसी कारण से पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनके अंदर तकनीकी कौशल नहीं होता है, उनके अंदर जो है ज्ञान का अभाव होता है, तो वह अस्वस्थ भी होते हैं, उनकी आर्थिक आमदनी अच्छी नहीं हो पाती है। इसलिए वह देश के विकास में जो योगदान होना चाहिए वह विकास में योगदान नहीं कर पाते हैं। अर्थात वर्तमान समय में गुणवत्ता के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, कौशल के आधार पर हम मनुष्य को बहुत ज़्यादा महत्व देते जा रहे हैं, और दुनिया में वही देश आज उन्नत कर रहे हैं जहाँ पर कि मानव में और वहाँ के संसाधनों में दोनों में सामंजस्य है। अर्थात वहाँ के मानव को पूर्ण उपयोग करने की क्षमता उस देश के पास है। उसको हम कहते हैं कि वह देश काफ़ी उन्नत कर रहा है। कैसे कटेगा भाई?